गुड मॉर्निंग। क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से समझाया जा चुका है। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 3 आपके समक्ष प्रेषित कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपको फ्लावर के बारे में समझाया था, फ्लावर के कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें आपको हमने सहायक अंग और आवश्यक अंगों के बारे में बताया था और बताया था कैलिक्स और करोला यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग होते हैं, जबकि पुंभंग और जायांग क्रमशः नर और मादा अंग होते हैं, जिन्हें हम आवश्यक अंग या आवश्यक चक्र के नाम से जानते हैं। और बताया था कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिनमें एक 5वां चक्र भी मिलता है, जैसे गुड़हल में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस फैमिली मालवेसी। इसमें बाह्य दल पुंज के बाहर भी एक चक्र और पाया जाता है, जिसे हम अनुबाह्य दल या इपिकैलिक्स के नाम से जानते हैं। फ्लावर के अंग के बाद फिर आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से एक पुष्प के नर जनन अंग अर्थात पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है। यहाँ तक आपको समझा चुके हैं। पराग कणों के निर्माण को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। हाउ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेमन, जिसमें कि आपने विधिवत समझ लिया था कि पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक समरी चार्ट के रूप में एक बार पुनः इन बातों को हम रिवाइज करना चाहते हैं। वैसे पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तभी आज के वीडियो में बताई गई बातों को आप विधिवत समझ पाएंगे। बताया था उसमें कि आर्की स्पोरियल सेल होती है, आर्की स्पोरियल सेल, जिसे हम प्रपसु कोशिका के नाम से जानते हैं। और इस आर्की स्पोरियल सेल के विभाजन से आपने पढ़ा था कि 2 सेल्स बन जाती हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी का नाम होता है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। इस प्रकार से आर्की स्पोरियल सेल के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो दूसरी कोशिका आर्की स्पोरियल सेल के विभाजन से बनती है वो कहलाती है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। यह आपको बताया जा चुका है, आपने इसको भली भांति समझ लिया था। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, इस प्रकार से आर्की स्पोरियल सेल के डिवीजन से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। फिर प्राइमरी पैराइटल सेल में समझाया था कि इसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस के परिणाम स्वरूप इंडोथीशियम बनता है, मिडिल लेयर बनती है और टेपिटम बनता है। तो पहला इंडोथीशियम बनता है, इंडोथीशियम के बाद फिर मिडिल लेयर बनती है, मध्य परत, और मध्य परत के बाद सबसे नीचे की तरफ टेपिटम की कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से प्राइमरी पैराइटल सेल की माइटोसिस से इंडोथीशियम जो कि सिंगल लेयर्ड होती है, मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर की होती है, ये आप एक लेयर बनता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, और मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर की होती है, और अंतिम कोशिका
टेपिटम कहलाती है, ये भी सिंगल लेयर होती है। इस प्रकार से आपने पढ़ा था कि प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवीज़न से 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें टेपिटम सबसे अंदर की तरफ की कोशिका है, जिसका प्रमुख कार्य बताया था कि ये विकसित होते हुए माइक्रोस्पोर यानी पराग कणों के पोषण के काम आती है। और इधर प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल में भी माइटोसिस होता है और माइटोसिस के परिणाम स्वरूप क्या बनाता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के विभाजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और आप जानते हैं एक कोशिका के विभाजन जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस हो रहा हो तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। लेकिन जिस तरह हमने बताया है कि 4 माइक्रोस्पोर ये अलग अलग नहीं होते, हालांकि बाद में ये माइक्रोस्पोर अलग भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं। तब इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये आपको पीछे बताया जा चुका है, चतुष्क के रूप में रहते हैं, चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं। और फिर बताया था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड 2 तरह से बनते हैं। एक का प्रोसेस का नाम है साइमल्टेनियस या युगपत प्रकार का, और दूसरा होता है सक्सेसिव टाइप। तो माइक्रोस्पोर 2 तरह से आपको बताए थे कैसे। एक होता है साइमल्टेनियस या युगपत प्रकार का, और दूसरा बताया था सक्सेसिव या सक्सेसिव टाइप, या इसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्रमानुसार या क्रमागत भी कह सकते हैं। साइमल्टेनियस प्रकार युगपत प्रकार का हमने बताया था। इस प्रकार का माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन डाइकोटिलिडन्स में होता है, डाइकोटिलिडन्स में, यानी द्विबीजपत्री पौधों में साइमल्टेनियस प्रकार का माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है। जबकि क्रमानुसार यानी सक्सेसिव टाइप होता है, वो होता है मोनोकोटिलिडन्स। यही 2 मुख्य प्रकार हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। इस प्रकार से माइक्रोस्पोर 2 विधियों से बनते हैं। ये भी आपने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर बताया था कि जो इनका विन्यास होता है वो 5 प्रकार से होता है। माइक्रोस्पोर 5 तरह से अरेंज हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं। उसमें पहला बताया था टेट्राहेड्रल टेट्राड। पहला था टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें क्या बताया था, टेट्राहेड्रल टेट्राड में किस प्रकार से माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस तरह से ये एक इधर, एक ये, और ये 3 दिख रहे हैं। एक इसके पीछे की तरफ है, क्योंकि ये 3D डायमेंशन डायग्राम है। 3D डायमेंशन डायग्राम में हम 3 ही माइक्रोस्पोर को दर्शा सकते हैं। और इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है
डाइकॉट में यानी द्विबीजपत्री में इस प्रकार का माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट होता है। दूसरा होता है आइसोबाइलेटरल। इन सबको ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। आइसोबाइलेटरल, इसमें क्या होता है, चारों माइक्रोस्पोर इस तरह से अरेंज होते हैं। सामने की तरफ आप चारों माइक्रोस्पोर को देख सकते हैं, चारों जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार का जो माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट होता है वो एक बीजपत्री पौधों में या मोनोकाट्स में होता है। ये द्विबीजपत्री में टेट्राहेड्रल टेट्राड और आइसोबाइलेटरल ये मोनोकाट्स में होता है। तीसरा होता है लीनियर टाइप, लीनियर टेट्राड, रेखीय लीनियर टेट्राड नाम से स्पष्ट है कि जब चारों माइक्रोस्पोर एक ही लाइन में विन्यसित हों और इस प्रकार का पाया जाता है हैलोफिला में। इस तरह से चारों माइक्रोस्पोर एक ही लाइन में अरेंज्ड होते हैं और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हैलोफिला। तो ऐसा माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट हैलोफिला में मिलता है। चौथा होता है डेकुसेट, डेकुसेट टाइप का, डेकुसेट। इसका अरेंजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से डेकुसेट अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ये दो यहाँ पर दिख रहे हैं और तीसरा ये है और चौथा इसके पीछे की तरफ उपस्थित होता है। ये पाया जाता है मैग्नोलिया में, मैग्नोलिया। और जो पांचवा अरेंजमेंट है वह है टी शेप्ड, टी के आकार का अरेंजमेंट पाया जाता है अरिस्टोलॉकिया में। इसमें थोड़ा सा भिन्नता है। इस प्रकार से ये माइक्रोस्पोर हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। चारों माइक्रोस्पोर इस तरह से अरेंज होते हैं और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण टी शेप्ड का है अरिस्टोलॉकिया। इस तरह से आपने देखा, पीछे बताया भी जा चुका है कि किस प्रकार से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। बनने के दो विधियां बताई थी, साइमल्टेनियस युगपत प्रकार का और दूसरा सक्सेसिव या क्रमागत प्रकार का। और फिर ये जो अरेंजमेंट होता है वो 5 तरह से होता है। इतना आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें ये माइक्रोस्पोर अलग नहीं होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं। और उसमें आपको समझाया था वो जो कंपाउंड माइक्रोस्पोर जो होता है उसको पोलिनियम कहा जाता है। पोलिनियम या परागपिंड के बारे में बताया था। और इस तरह का अरेंजमेंट होता है कैलोट्रॉपिस में, कैलोट्रॉपिस जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्किड में भी कंपाउंड रहता है और इसी स्थिति में ही इसका परागण हो जाता है। कंपाउंड वाला, पोलिनियम वाला याद हो, इस तरह से पराग आपस में ही जुड़े रहते हैं और इसी प्रकार से इसी अवस्था में ही इनका पॉलिनेशन हो जाता है। ये पोलिनियम कहलाता है। यहाँ तक आपको
पिछले वीडियो के माध्यम से समझाया जा चुका है। अब आगे आता है, जब परागकोश के अंदर परागकण विकसित हो जाते हैं तो फिर परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तब आगे आपको समझना है कि डेhiscence ऑफ एंथर किस प्रकार से एक परिपक्व परागकोश स्फुटित होता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, परागकोश में एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर और फिर टेपिटम होता है। लेकिन जैसे जैसे परागकण विकसित होते हैं, टेपिटम का काम न्यूट्रिशन देना होता है और परागकोश के अंदर जब परागकोण विकसित होने लगते हैं, परागकोश के अंदर परागकोण का विकास होने लगता है, तो फिर मिडिल लेयर और टेपिटम धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है और फिर परागकोश के अंदर से परागकण बाहर निकल आते हैं। और फिर बताया था कि परागकणों का बाहर निकल करके वायु के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से या जंतुओं के माध्यम से निकले हुए परागकण उसी जात की दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। पहुँचने की इसी प्रक्रिया को परागण या पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझना है परिपक्व परागकोश का स्फुटन। परिपक्व परागकोश का स्फुटन, डेhiscence ऑफ मैच्योर एंथर, डेhiscence ऑफ मैच्योर एंथर। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, परागकोश जो डाइथिकस होता है उसमें 4 लोब होते हैं और चारों लोब में आपने एपिडर्मिस पढ़ी, फिर मिडिल लेयर पढ़ी, मिडिल लेयर 1 से लेकर 3 परत तक, और फिर टेपिटम, और अंदर की तरफ यही परागकण विकसित होते हैं। परागकोश की जो भित्ति है वो कुछ स्थानों पर बहुत पतली होती है। इन स्थानों को हम स्टोमियम के नाम से जानते हैं। जब परागकण परिपक्व हो जाता है, यहाँ की जो परत है, यहाँ की कोशिकाएं तो पतली होती हैं, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, आर्द्रताग्राही होती हैं, नमी को शोषित करती हैं, जिसके कारण की भित्ति पर दबाव पड़ता है और परागकण बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार से एक परिपक्व परागकोश का स्फुटन हो जाता है। और अलग अलग पुष्पों में स्फुटन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कुछ ऐसे पुष्प हैं जिनमें परागकोश का स्फुटन लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स के रूप में होता है। जैसे सपोज करिए एक परागकोश है और इस तरह से परागकोश ये फिलामेंट है, इसमें एक स्लिट बन जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट बन जाती है और यहीं से परागकोश फट जाता है और सारे परागकण बाहर आ जाते हैं। इस तरह का स्फुटन लॉन्गिट्यूडिनल डेhiscence कहलाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट बन जाती है जिससे कि परागकोश फट जाता है और परागकण बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें ऊपर की तरफ एक पोर बन जाता है और उस पोर के माध्यम से परागकण बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से सारे परागकण बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। इस प्रकार का स्फुटन जब होता है तो परागकण फोर्स के साथ बाहर निकलते हैं। तो जब यहाँ से परागकण बाहर की तरफ निकलते हैं तो इसको कहा जाता है पोरस। और तीसरा, कभी कभी अनुप्रस्थ रूप से भी परागकोश फटता है और उस अनुप्रस्थ या ट्रांसफर स्लिट के द्वारा भी
परागकण बाहर की तरफ निकल आते हैं। जैसे ये कोई परिपक्व परागकोश है, यहाँ पर एक स्लिट बन जाती है और इसी स्लिट से परागकण बाहर की तरफ निकलते हैं। तो कहलाता है ट्रांसवर्स स्लिट द्वारा परागकणों का बाहर निकलना। यहाँ पर ये ट्रांसवर्स स्लिट बन जाती है। ट्रांसवर्स स्लिट से भी परागकण बाहर की तरफ निकल आते हैं। इस तरह से आज अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक परिपक्व परागकोश के अंदर परागकण विकसित होते हैं, और जब परागकणों का पूर्ण विकास हो जाता है तो फिर परागकोश फट जाता है और उस परागकोश से फिर परागकण बाहर आ जाते हैं, और इन बाहर आए हुए परागकणों का उसी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। इस तरह से परागकण परागकोश से बाहर कैसे आए आपने समझ लिया होगा। अब आता है कि एक परागकण की संरचना कैसी होती है, इसको आपको समझना है।